नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की कुछ प्रश्न जो कि सैंपल पेपर के तौर पर हमने ये पेपर लिया है जिसके 100% बोर्ड एग्जाम में संभावना है। चलिए हम बात करते हैं। पहले के 15 मिनट परीक्षार्थियों को केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय में सामान्य निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR पर नीले या काले बॉल पॉइंट से ही सही विकल्प भरने हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आपको OMR पर भरने हैं नीले या काले बॉल पॉइंट से, और जेल पेन का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस खंड अ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर OMR उत्तर पत्रक पर ही दें। OMR उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर से वाइटनर का प्रयोग नहीं करें, इरेज नहीं करें। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रश्न लगाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रश्न पत्र के अंक उसके सामने अंकित हैं। ठीक है, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 और 6 नंबर के प्रश्न। खंड भ में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। ठीक है, ये 10 नंबर के मानचित्र खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ दें। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम तक जो प्रश्न आपको आता है उसे लिखते जाइए, समय नष्ट न कीजिए। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए हम खंड अ के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिह्नित करें। चलिए, पहला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 1 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बनेगा फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख किसकी भूमिका थी? तो इसका उत्तर बनेगा बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंदमठ जो उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, तो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा कृषि क्षेत्र पर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? 1 नंबर का प्रश्न है, कौन संघीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको उत्तर इनमें से सभी 99% इनमें से सभी ही सही रहता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है? भाषाओं को सूची में पूछा जा रहा है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में संबंधित है? ऑप्शन डी पुलिस। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी पुलिस। रबी की फसलों का बोने का समय है? रबी की फसल, ऑप्शन बी, अक्टूबर और दिसंबर के महीने का ये बोने का समय है। निम्नलिखित 12वां प्रश्न, ऊर्जा खनिज नहीं है? लौह अयस्क, ऑप्शन ए ऊर्जा खनिज नहीं है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है?
कृषि आर्थिक क्षेत्र है प्राथमिक, ऑप्शन ए बनेगा प्राथमिक। कृषि का आर्थिक क्षेत्र प्राथमिक है। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो इसका आंसर आपको 1 नंबर के लिए बनेगा सौर ऊर्जा, डी, ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज है, तो इसका आंसर बनेगा लौह अयस्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन कब हुआ? ऑप्शन बी 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991, बी ऑप्शन में प्रारंभ हुई। निम्न में कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन कौन सा है? मत्स्य पालन, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई। किसी देश का विकास आधारित है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। तो 99% केस में ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होता है ऐसे प्रश्नों के लिए। अब हम बात करते हैं खंड ब, वर्णात्मक प्रश्नों की तरफ। वर्णात्मक फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2 + 2 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको 4 नंबर में देना है। आप इन दोनों में से एक प्रश्न करेंगे। अभी हम पहले प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी 1929 के 2 प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, कृषि क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव। महामंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत गिर गईं। भारत से होने वाला निर्यात घट गया। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, जिससे उनकी आय कम हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे व्यापार और उद्योग पर प्रभाव। भारत का विदेशी व्यापार आधा रह गया। आयात निर्यात में भारी कमी आई। कई उद्योगों में उत्पादन घटा, जिससे व्यापारियों और मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अथवा आप दूसरा प्रश्न है महामंदी के प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। आपको करना तो एक ही है, लेकिन यहाँ हम दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब जब कॉपी में लिखें तो आप एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। महामंदी के प्रमुख कारण, नंबर 1, अधिक उत्पादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और अन्य देशों में वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन हुआ, लेकिन बाजार में मांग कम थी, इसलिए वस्तुओं के दाम गिर गए। दूसरे हेडिंग डालेंगे आप कृषि संकट। कृषि उत्पादों की भरमार हो गई, जिससे उनकी कीमतें बहुत कम हो गई और किसानों की आय घटी, इसलिए वो कर्ज में डूब गए। तीसरा पॉइंट, शेयर बाजार का पतन। 1929 में अमेरिका के शेयर बाजारों में बहुत अचानक से गिरावट आई, जिससे बैंक और कंपनियां दिवालिया होने लगीं और आर्थिक संकट फैल गया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था का टूटना। अमेरिका अपने देशों को ऋण देता था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिसने ऋण देना बंद कर दिया और उसने ऋण वापस मांग लिया, जिसकी वजह से महामंदी के प्रमुख कारण बने। प्रश्न दूसरा, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्य। नंबर 1, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, नीतियां और कार्यक्रम बनाना। दल देश के विकास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिन्हें वे चुनाव में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है सरकार का गठन और संचालन। जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और देश का प्रशासन चलाता है। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं इसमें, विपक्ष की भूमिका निभाना। जो दल सत्ता में नहीं होता वह विपक्ष बनकर सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और गलत कार्यों का विरोध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी का अथवा वाला प्रश्न है। या तो आपने ये लिखा या अथवा लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। आपको एग्जाम में तो एक करना है, लेकिन हम दोनों का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिससे आप अच्छे से याद कर लें। लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। नंबर 1, बुनियादी चुनौती। यह चुनौती उन देशों में होती है जहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती या वहां तानाशाही सैन्य शासन है।
ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, उन्हें मजबूत बनाना बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित न रखकर समाज के हर स्तर जैसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो ये प्रश्न हमने लिखा। अगला प्रश्न है, औपचारिक एवं अनौपचारिक साख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए, अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब पहले हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक साख में अंतर। औपचारिक और अनौपचारिक साख में अंतर। आधार, औपचारिक साख और अनौपचारिक साख आप इस तरीके से लिख लेंगे। पहला है आधार, स्रोत। तो औपचारिक साख का स्रोत है बैंक, सहकारी समितियां। अनौपचारिक का स्रोत है साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। ये सब अनौपचारिक साख। नियंत्रण, औपचारिक साख को सरकार और आरबीआई नियंत्रण करती है और वो अपने नियमों के अधीन चलाती है, ये किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। ब्याज दर, औपचारिक साख में निश्चित और कम होती है, अनौपचारिक साख में इनकी ब्याज दर अधिक और मनमानी ढंग से करते हैं। शोषण की संभावना औपचारिक साख में बहुत कम होती है, अनौपचारिक साख में बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इसका ख, ग्रामीण भारत में अनौपचारिक साख के मुख्य स्रोत, क्योंकि इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया था। वाणिज्यिक बैंक नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक किसानों और छोटे व्यवसायियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी समितियां, ये समितियां किसानों को बीज, खाद व कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। भारतीय कृषि पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 4 नंबर में प्रश्न बनेगा, तो समझ लेते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं एवं पूंजी का आदान प्रदान होता है तथा विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की व्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, अब भारतीय कृषि पर प्रभाव, निर्यात के अवसर बढ़े, कुछ किसानों की विदेशी बाजार में फसल बेचने को मौका मिला, नकदी फसलों को बढ़ावा, कपास, गन्ना, फूल आदि की खेती में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यहाँ गलत है, कर लेंगे, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी जिससे छोटे किसानों को भी नुकसान हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वैश्वीकरण का अर्थ और भारत कृषि पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ये पूरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय दीजिए। तो भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय दीजिए, ये प्रश्न है। तो हम इसमें पहला पॉइंट डालेंगे, दक्कन का पठार क्षेत्र। यह काली क्षेत्र काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है ना। दूसरा पॉइंट, उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र, यह सिंचाई की सुविधा के कारण कपास की खेती की जाती है। मुख्य राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में कपास के दो क्षेत्रों का परिचय हमने दे दिया। अब आगे, भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर, ये आपका 4 अंक के लिए आएगा। तो ये अथवा वाला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज उत्पादन का वितरण। नंबर 1, उत्पादन। भारत मैग्नीज उत्पादन में दो प्रमुख देशों में से एक है। मैग्नीज का मुख्यतः इस्पात निर्माण में होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रसायन, कांच, बैटरी बनाने में भी किया जाता है। वितरण, मुख्य क्षेत्र। अब अगर उड़ीसा में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है उड़ीसा। महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा क्षेत्र इसके लिए महाराष्ट्र में फेमस है। मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बेल्लारी और चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम क्षेत्र जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। ये 2 + 4, 6 नंबर का क्वेश्चन है। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह क्या है। तो अब इसका उत्तर समझ लेते हैं। सत्याग्रह, प्रश्न नंबर 5, सत्याग्रह का अभिप्राय। सत्याग्रह दो शब्द यानी सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सत्य के लिए दृढ़ आग्रह करना। यह अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर किया गया शांतिपूर्ण संघर्ष है। इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि नैतिक शक्ति के बल पर विरोध किया जाता है। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है
कि सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी जी मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है और हमेशा सत्य की विजय होती है। वे अहिंसा का सबसे बड़ा प्रभावशाली हथियार मानते थे। उनका मानना था कि अन्याय या विरोध शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से करना चाहिए। सत्याग्रह आत्मबल और आत्मसंयम पर आधारित है, न कि शारीरिक बल पर। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन द्वारा सत्य को स्वीकार करवाना है। ठीक है, आपने ये प्रश्न समझा। अब अथवा का प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के उदय तथा प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर इसका अथवा का, तो इसका पहला हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति, ऊंचे कर और भारतीय उद्योगों का पतन होने से लोगों में असंतोष बढ़ा, जिसके कारण से राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। आर्थिक शोषण हेडिंग डालेंगे, कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड भेजा जाता था और तैयार माल भारत में, है ना, वापस भेजा जाता था। अगला तीसरा हेडिंग, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैले। शिक्षित वर्ग ने राष्ट्रीय एकता और अधिकारों की मांग की। संचार और परिवहन का विकास। चौथी हेडिंग डालेंगे, रेलवे, डाकतार, समाचार पत्रों के विकास से देश के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे से जुड़े और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। और पांचवा पॉइंट डालेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 बंबई में कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख प्रश्न आपने समझ लिया। प्रश्न नंबर 6, भारतीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे, भारतीय की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताएं। दो स्तरीय शासन प्रणाली। भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित हैं। शक्तियों का विभाजन। दूसरी हेडिंग, संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लिखित। तीसरी हेडिंग, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। भारत का संविधान लिखित है, देश का सर्वोच्च कानून है और केंद्र और राज्य दोनों को संविधान का पालन करना होता है। चौथी हेडिंग, स्वतंत्र न्यायपालिका। उच्चतम न्यायपालिका में संविधान का रक्षक है और वह केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करते हैं। संविधान की कठोरता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, विशेषकर संघीय राज्यों में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा दो सदन हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है देश है, किन्हीं दो प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके दो प्रावधान के आधार पर। नंबर 1, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। भारतीय संविधान के अनुसार सभी राज्य को अपना एक विशेष मान्यता नहीं है, सभी धर्म को एक विशेष मान्यता नहीं है, सभी धर्मों को समान अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया। 7वां, आर्थिक क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है। तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये 2+4 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आर्थिक क्षेत्रों का तात्पर्य, प्रश्न नंबर 7 का क, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को उनके कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, इसे आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। तृतीय क्षेत्र की विशेषताएं आपसे पूछा गया है। सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग आदि। दूसरी हेडिंग डालेंगे, अन्य क्षेत्रों को सहयोग। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है, जैसे माल का परिवहन, बैंक से ऋण सुविधा। तीसरी हेडिंग, रोजगार के अवसर। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या के लोगों को रोजगार मिलता है, विशेषकर शहरों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। चौथी हेडिंग डालेंगे, तीव्र विकास। आधुनिक समय में शिक्षा और संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण तृतीय क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।
अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 6 मार्क्स के लिए आता है। उपभोक्ता अधिकार यानी उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं का शोषण से बचाना है, उन्हें न्याय दिलवाना या न्याय दिलाना है। उपभोक्ता अधिकार सूचना का अधिकार उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, मात्रा, निर्माण तिथि जानकारी पाने का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है। चयन का अधिकार उन वस्तुओं को अपनी पसंद की चुनने का अधिकार है। शिकायत व निवारण का अधिकार यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हो जाता है तो वो अपनी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 के लिए आता है। भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दिए अथवा में, है ना। तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चीनी उद्योग परिचय। चीनी उद्योग भारत का एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। इसका कच्चा माल गन्ना है। भारत विश्व की प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में एक है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीनी उद्योग मुख्यतः 2 क्षेत्रों में केंद्रित है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब उत्तर भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। महाराष्ट्र वर्तमान में अग्रणी है। स्थान निर्धारण के कारक एक तो गन्ने की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, परिवहन सुविधा, बाजार की निकटता। इसमें समस्याएं क्या हैं? गन्ने की मौसमी उपलब्धता और पुरानी मशीनें, ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। आगे हम बात करते हैं भारत में परिवहन, सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। भारत अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय। महत्व। सड़क परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक परिवहन है। यह गांवों को शहरों से जोड़ता है तथा माल और यात्रियों का आवागमन में सहायक होता है। सड़कों के प्रकार। हेडिंग 2। भारत में सड़कों का मुख्यतः निम्न वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट विकास कार्यक्रम। सरकार ने सड़क विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। तीव्र विस्तार। स्वतंत्रता के बाद भारत में सड़कों की लंबाई निरंतर वृद्धि हुई है और आज तक भारत में विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमने मैप से लिए हैं। प्रश्न नंबर 9 ए, है ना। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और सही नाम और सही स्थान के लिए आपको 1/2 यानी 1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको सही, पहले यहाँ उत्तर लिख लेते हैं मद्रास, क्योंकि अब इसको मैप में सही दर्शाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया हुआ है मद्रास भारतीय मैप में इस जगह पड़ता है, मद्रास चेन्नई में पड़ता है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से दर्शाया है। अब वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है अमृतसर। तो यहाँ उत्तर लिख देते हैं। और अब अमृतसर हमारे मैप में कहाँ पड़ता है, हमने देखो इस तरीके से दिखाया हुआ है। आपको भी इसी तरीके से जो मैप मिलेगा आप उसमें दर्शाएंगे। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार करने वाला जगह था नागपुर। तो नागपुर को मैप के अंदर दर्शाएंगे, तो हमने यहाँ देखिए मैप में नागपुर को दर्शाया है। इस तरीके से आप भी दर्शाएंगे। वह जनपद जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था, तो आप जानते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसका उत्तर है गोरखपुर। तो आप गोरखपुर में देखो हमने दिखाया है चोरा चोरी गोरखपुर में है, तो ये आपको इस तरीके से मैप में दिखाना है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो चंपारण, आपको चंपारण पता है बिहार में पड़ता है, तो आप इसको मैप के अंदर दर्शाएंगे। ठीक है, मैप के अंदर हमने यहाँ दिखाया है चंपारण बिहार। ये आपको इसी तरीके से अपने प्रश्नों को मैप के अंदर दर्शाना है। ठीक है, 5 नंबर का मैप आपको इस तरीके से भरना होता है। और बाकी के जो नीचे प्रश्न है वो दृष्टिविदित के लिए। अब 9B प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9B 9B प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अब निम्न भारत के रेखा मानचित्र को दर्शाइए, निम्नलिखित को दर्शाइए। नेशनल कॉर्बेट पार्क हमको स्क्वायर के द्वारा दर्शाना है।
तो हमने देखिए 9B का पहला है नेशनल कॉर्बेट पार्क, हमने यहाँ दर्शाया है स्क्वायर के, एक छोटा सा यहाँ पर हमने स्क्वायर बनाया है, ये यहाँ पर हम लिख देंगे नेशनल कॉर्बेट पार्क, ये यूपी यानी उत्तराखंड में पड़ता है, तो हमने उत्तराखंड को दिखाया है। अब भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह त्रिभुज के द्वारा में त्रिभुज चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो ये जो है कांडला बंदरगाह है, तो ये हमने कांडला बंदरगाह को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया है। अगला प्रश्न है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को आपको ऐसे त्रिभुज त्रिभुज की तरह से दर्शाना है, तो देखिए हमने यहाँ पूरी पर्वत श्रृंखला है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इसको हमने वहां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक दर्शाया। गुजरात की राजधानी को हमें इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर